जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज का हम लोगों का टॉपिक है क्लास 12 का पहला अध्याय, जो रिवीजन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे तो चल चुका है काफी, तो रिवीजन प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है आप लोगों का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो ध्यान से समझिएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या है। सबसे पहले पुष्पी पादप क्या होते हैं, तो वे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं। जिन पौधों में पुष्प लगते हैं उन्हीं को कहते हैं पुष्पी पादप। पादप दो तरह के हो जाते हैं पुष्प लगने के आधार पर देखें तो, पुष्पी और अपुष्पी। अपुष्पी वे पादप होते हैं जिनमें कि पुष्प नहीं लगता है, जबकि वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प लगता है उनको कहते हैं पुष्पी पादप। तो इसमें जितने भी पुष्पी पादप हैं उनमें लैंगिक जनन के बारे में हम लोगों को समझना है। तो आखिर लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन का मतलब कि वे जनन जिसमें दो जनक जीवों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक मेल होता है दूसरा फीमेल, यानी कि एक नर और दूसरे मादा की आवश्यकता होती है, तो उस जनन को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। देखिए सबसे पहले पुष्प क्या है। पुष्प पौधे का एक प्ररोह भाग होता है जिसको हम लोग पुष्प कहते हैं। पुष्प के मुख्यतः जो हम लोग देखें तो चार भाग होते हैं। चार भाग में दो भाग जो है कि मुख्य अंग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, और दो जो होते हैं सहायक अंग होते हैं। तो पुष्प के मुख्य अंग होंगे और सहायक अंग। सहायक अंग, मुख्य अंग इसके कौन होंगे, तो जो जनन में सहायता प्रदान करेंगे, यानी कि जो जनन में भाग लेंगे उसी को हम लोग कहेंगे मुख्य अंग। मुख्य अंग कौन कौन होगा, पुमंग होगा और जयांग होगा। जबकि इसके जो सहायक अंग होंगे, सहायक अंग कौन कौन से होंगे, तो बाह्य दल और दल हो जाएंगे। बाह्य दल और दल। यदि इसको एक पुष्प की संरचना में देखते हुए हम लोग समझें, यानी कि किस प्रकार से होता है, यदि हम लोग समझें पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, तो गौर से देखेंगे पुष्प की संरचना क्या है। तो सबसे पहले ये चारों भाग जहां पर लगे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। ये चारों वाला भाग जहां पर लगते हैं उस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन, ये पुष्पासन हो गया। इसके बाद सबसे बाहर जो है कि पत्ती जैसा हरा सा भाग होता है जिसके अंदर कली विकसित होती है। ये वाला भाग जो होता है पौधे के जो पुष्प हैं उन पुष्पों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं बाह्य दल। इसे कहेंगे बाह्य दल। एक को बाह्य दल कहेंगे और इसके जो समूह होंगे, पूरे ग्रुप होंगे, उसको कहेंगे बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कहा जाएगा। इसके बाद आ जाता है इसका रंग बिरंगा आकर्षक भाग, जो कीट और जंतु वगैरह को आकर्षित करने का काम करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं दल। इसको कहेंगे दल। एक को दल कहते हैं, दल के समूह को कहा जाता है दल पुंज, तो इसको दल पुंज कहा जाएगा। इसके बाद इसके मध्य में जो है कि तंतु जैसा भाग हो जाता है, जो हल्का सा ऊपर जाकर के चपटा हो जाता है, तो इस तंतु वाले भाग को हम लोग नाम देते हैं, ये जो तंतु वाला भाग है, इस तंतु वाले भाग को कहते हैं पुमंग। ये पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, और इसके अंदर जो है कि बीच में, बिल्कुल बीच में थोड़ा सा चिपचिपा होता है। जो चिपचिपा वाला भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, पुमंग को पुंकेसर भी कहा जाता है और इसे कहते हैं स्त्री केसर। एक को स्त्री केसर कहते हैं और इसके पूरे ग्रुप को कहा जाता है जयांग। पूरे ग्रुप को जयांग बोला जाता है। ये जो है कि पुष्प का मादा भाग है। कौन सा भाग है, मादा भाग। यदि हम लोग देखें पुष्प के जो नर भाग है यानी कि पुमंग है, यदि हम लोग पुमंग यानी पुंकेसर की संरचना को देखें तो थोड़ा सा उसको बाहर निकाल दे रहे हैं, पहले संरचना को समझ लीजिए। पुंकेसर की संरचना, यदि हम लोग पुंकेसर की संरचना को देखते हैं तो पुंकेसर के दो भाग हो जाते हैं। नीचे जो धागे जैसा भाग है इसको कहते हैं तंतु, इसको कहते हैं तंतु, और
इस तंतु के ऊपर जो हल्का सा चिपटा हुआ भाग है, थोड़ा सा चपटा सा हो जाता है, तो इस चपटे वाले भाग को हम लोग कहते हैं परागकोश। परागकोश, इसे कहेंगे हम लोग परागकोश। चपटे वाले भाग को कहेंगे परागकोश, ये वाला भाग हो जाएगा तंतु। तंतु के भी दो भाग हो जाते हैं, जो भाग परागकोश से लगा हुआ है इसको कहते हैं समीपस्थ शिरा, समझ में आ रहा है ना, इसको कहते हैं समीपस्थ शिरा। और ये वाला जो भाग दूर है इसको कहते हैं दूरस्थ शिरा। दिख रहा होगा नीचे, दिख तो रहा होगा, दूरस्थ शिरा, इसको कहेंगे दूरस्थ शिरा। कोई दिक्कत? तो ये था हम लोगों का पुंकेसर की संरचना। अब थोड़ा जो पराग कोश आप लोग देख रहे हैं, इस पराग कोश का यदि अनुप्रस्थ काट किया जाए, यानी कि पुंकेसर के यदि अनुप्रस्थ काट की संरचना देखें तो पराग कोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना, अनुप्रस्थ समझते हैं, यानी कि उसको यदि अनुप्रस्थ यानी ऐसे काट दिया, जैसे मान लीजिए कि यही हम लोगों का, मान लीजिए कोई पुष्प का भाग है या हम लोगों का हाथ है, यहाँ से अनुप्रस्थ कर दिया जाए, या किसी के गला को अनुप्रस्थ काट दिया जाए, तो यहाँ से अंदर धमनी शिरा, महाधमनी वगैरह दिखेगी। तो वही यदि इसको जो पराग कोश है, पराग कोश को यहाँ से यदि अनुप्रस्थ कर दिए, यदि काट दिए, तो ऊपर से काट दिए, अनुप्रस्थ काट पे इसको काट कर दिए, तो इसमें क्या संरचना दिखेगी? तो देखिए हम लोग इसका अनुप्रस्थ काट कर रहे हैं। सबसे पहले अनुप्रस्थ काट जब हम लोग करेंगे तो इसमें महसूस होगा दो अक्ष, दो अक्ष ऐसे महसूस होगा, और प्रत्येक में दो गोलाकार संरचनाएं महसूस होगी, जिसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु धानी। इसे कहेंगे लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी होगी। अब ये बाहर वाला जो भाग है ये आपका पराग कोश है, इसी पराग कोश का अनुप्रस्थ काट किए हैं, तो पराग कोश है, लघु बीजाणु धानी है। इस लघु बीजाणु धानी के ऊपर 4 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी 4 परत? सबसे अंदर जो लघु बीजाणु धानी है, इसके ऊपर एक परत लिपटी होती है, जो इसमें लघु बीजाणु बनेंगे उनको पोषण प्रदान करने का काम करेगी, जिसको कहते हैं टेपिटम। क्या कहेंगे? टेपिटम। ये टेपिटम का काम है पोषण देना, यानी कि जो पराग कण बनेंगे उन पराग कणों को पोषण देना काम होता है टेपिटम का। इसके बाद सबसे बाहर की ओर जो परत होती है, एक भाग की संरचना बना रहे हैं, सब में वही सेम होगी, तो सबसे बाहर की ओर जो परत होगी इसको कहते हैं बाह्य परत, बाह्य परत। दूसरी परत हो जाती है अंतःस्थैतियम की, अंतःस्थैतियम, तो दूसरी परत अंतःस्थैतियम की हो जाती है। इसकी बाद तीसरी लेयर जो आ जाती है वह हो जाती है मध्य परत की, मध्य परत। सबसे बाहरी परत हो गई बाह्य परत, जो कि सुरक्षा प्रदान करेगी, दूसरी अंतःस्थैतियम यह भी सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरी परत हो जाती है मध्य परत की होती है, जो सुरक्षा प्रदान करती है और आर्द्रता यानी नमी बनाए रखती है। और चौथी परत हो गई टेपिटम। इसके अंदर जो है कि उत्तक उपस्थित होते हैं कुछ, जिनको कहा जाता है बीजाणु जनन उत्तक। इसके अंदर उपस्थित होंगे बीजाणु जनन उत्तक, बीजाणु जनन उत्तक। यही जो बीजाणु जनन उत्तक है, इन्हीं की कोशिकाएं बनाने की काम करेंगी लघु बीजाणु को। लघु बीजाणु का मतलब परागकण, तो यही कोशिका परागकण बनाने का काम करेगी, जो कि हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले एक काम करेंगे, इसको आप लोग बना लेंगे साथ ही। चलिए, तो अब आप लोग बना लिए होंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग जयांग की संरचना। जयांग यानी स्त्री केसर, स्त्री केसर की संरचना।
स्त्री केसर की संरचना को यदि देखा जाए, संरचना को अच्छे से समझ लेंगे, पेपर में पूछा जाता है। तो स्त्री केसर क्या है हो, ये मध्य वाला चिपचिपा वाला भाग है जिसके 3 भाग हो जाते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग हो जाते हैं। सबसे ऊपर जो चिपचिपा वाला भाग है जिसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, ये वाला भाग वर्तिकाग्र है। बीच में जो थोड़ा सा पतला सा है, स्टाइल में है ना, तो इसे स्टाइलस कहते हैं, यानी कि ये वाला हो जाएगा वर्तिका, वर्तिका हो जाएगा। सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग है इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, यानी कि अंडाशय, अंडाशय। तो स्त्री केसर के 3 भाग हो जाते हैं। वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर चिपचिपा वाला भाग होता है, वर्तिका बीच में जो पतला वाला भाग है, और सबसे नीचे अंडाशय यानी कि जो फूला हुआ भाग है, इसको अंडाशय कहेंगे। अंडाशय के बीच में ही उपस्थित होता है बीजांड। इसके बीच में एक संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं बीजांड। तो ये बीजांड हो जाता है। बीजांड की संरचना पुनः से हम लोग अलग से समझेंगे। तो बीजांड और बीजांड यहाँ प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि अपरा द्वारा यह बीजांड जुड़ा होता है। इसके अंदर भी कोशिका होती है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। फिलहाल इतना देख लेंगे। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला भाग हो जाता है, मध्य वाला पतला वाला भाग वर्तिका कहलाती है। इसके बाद नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है उसको अंडाशय कहते हैं, और बीच में उपस्थित होता है बीजांड। ये जो बीजांड होता है वह प्लेसेंटा द्वारा यानी अपरा द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। अपरा का काम होता है बीजांड को पोषण प्रदान करने का, यानी कि पुष्प से पोषण को लेना और बीजांड को देना। तो यहाँ तक आप लोग देख लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, आप लोग अब तक कुछ पढ़े या न पढ़े, लेकिन अब से भी अभी 90 दिनों का समय है। 90 दिन में यदि बढ़िया से तैयारी करते हैं तो बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब से यदि समय बिताने के चक्कर में पड़े तो फिर पूरा सत्र बर्बाद होगा। 1 साल और टाइम देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है किसी तरह से घींच घाच के पास हो गए तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए अब भी 3 महीने का समय है, भरपूर से लगे रहिए। चलिए।